So are my slides visible? हाँ जी, they are Sunil. Oh, uh, shall we start the meeting or we are Thanks. waiting? No, I'm starting, Dr. Sunil. Give me Okay. 1 minute. I'll just start do the introduction. Um, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सबका हमारे 172nd 172वें सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। ये जर्नी जो इतने साल पहले शुरू हुई थी आज काफी पड़ाव पार कर चुकी है और 172 मीटिंग तक पहुंचना अपने में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, ये सब आपकी सपोर्ट के कारण हुआ है। हर बार की तरह मैं ये बात दोहराना चाहती हूँ कि लंक अगर आज इतनी मीटिंग्स कर पाया है वो आप सबके कारण कर पाया है। आपकी सपोर्ट, आपकी गुड विशेस और आपकी इच्छा कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के लंग कैंसर कम्युनिटी को स्ट्रोंगर बनाए इंडिया में, इसी का बस इसी के कारण आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आज का जो सेशन है एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अभी टाइम हो रहा है 4 बजे हैं, 4:02। 4 बजे से लेके 4:45 तक आपके पास 45 मिनट का समय है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डालिएगा। चैट बॉक्स का ऑप्शन सबको ही पता है क्या होता है। आपका आपकी बीमारी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डालिए। अगर आप टीएमएच मुंबई के पेशेंट हैं या टीएमएच वाराणसी के पेशेंट हैं तो अपना फाइल नंबर, पेशेंट का नाम और क्या तकलीफ है वो एक बार में संक्षेप में लिख के डालिएगा। ऐसा ना कीजिए कि 5 मैसेज में डालें, उससे हमें भी पढ़ने में दिक्कत होती है। दूसरा, याद रखिए कि ये एक पब्लिक फोरम है, मतलब हमारी जो मीटिंग है ऑनलाइन स्ट्रीम होती है, लाइव स्ट्रीम होती है। तो यहाँ पर हम पेट रिपोर्ट, एनजीएस का रिपोर्ट, आपका सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। आप अपने पेट की फिल्म ना अपलोड करें कि एक तो टाइम भी नहीं होता, दूसरा फिल्म को समझाने में बहुत समय लग जाता है। तो ये सब आपको ओपीडी में करना है जब आप ओपीडी जाते हैं। अगर उसके अलावा आपकी कोई तकलीफ है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालें और हम अपने डॉक्टर्स के साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। याद रखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, अपना नाम, टीएमएच के पेशेंट है या तो फाइल नंबर जरूर डालिए। अगर आप टीएमएच के पेशेंट नहीं हैं, कहीं और आपका इलाज चल रहा है, तब भी आप अपना नाम, पेशेंट का नाम जरूर डालिए ताकि हमको समझने में आसानी हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय 1 घंटा सवा घंटा ही होता है। इस समय में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए किसी को बोलने का मौका नहीं दे पाते। अ, तो अपना ये मैसेज मत डालिए कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। अगर किसी की बहुत ही कोई अर्जेंट तकलीफ है तो फिर उसको भी चैट बॉक्स में डालिए अर्जेंट लिख के, तो हम उसको अटेंड करेंगे। तो आज इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत बार जब हमें किसी भी प्रकार का कैंसर होता है तो हमारे दिमाग में पहला प्रश्न होता है कि ये क्यों हुआ। अम, हमारे परिवार में था क्या किसी को, उनको था तो क्या मेरे को भी इसीलिए हुआ है, या अगर मेरे को हो गया क्या मेरे बच्चों को हो सकता है, या ये तो पूरे परिवार में है तो क्या मेरे को होना भी कंपलसरी है। ये प्रश्न बहुत बार हमारे दिमाग में घूमता रहता है और इस प्रश्न का उत्तर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं तो लगातार परेशान करता रहता है। तो इसी को समझाने के लिए कि ये जो म्यूटेशंस हम बोलते हैं, क्या चीज होती है जेनेटिक म्यूटेशंस,
उनको समझाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील चपाड़े जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील जसलोक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बीएमटी फिजिशियन हैं, और शुरू से ही जिस दिन से लंग कनेक्ट बना है तब से हमारे सपोर्टर रहे हैं। और हम उनको बहुत बार रीच आउट करते हैं लंग कनेक्ट में आने के लिए और हम सबके साथ बातचीत करने के लिए। सो थैंक यू डॉक्टर सुनील, फिर से वापस आने के लिए और एक बहुत जरूरी मुद्दे पे बात करने के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर सुनील। सो थैंक यू मैडम फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। ये हमेशा एक हैप्पी इवेंट होता है जब हम किसी तरीके से कुछ क्वेरी सॉल्व कर पाए या कुछ इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर कर पाते हैं। तो आज ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है ये थोड़ा सा साइंटिफिक वे से मैंने बनाया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में सारी चीजें सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि म्यूटेशंस इन कैंसर। हेरिडिटरी क्या होता है, व्हाट इज फैमिलियल, और दूसरा होता है सोमैटिक म्यूटेशंस। तो ये एक डायग्राम है। जैसे सबके हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो हमारे सारे सेल्स होते हैं, सेल में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर एक हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम ये हमारा पूरे ह्यूमन बॉडी का इंफॉर्मेशन कैरी करता है जनरेशन टू जनरेशन। ये कैसी कैरी होती है, क्योंकि ये क्रोमोसोम और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। ये एक डीएनए का डायग्राम दिखाया है। ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर होता है, इसके वजह से क्रोमोसोम बनता है। ये सारी इंफॉर्मेशन सेल कैरी करती है। जैसे एक से दूसरा सेल बनेगा, तीसरा सेल बनेगा, तो ये इंफॉर्मेशन कैरी होती है। हम आगे बढ़ेंगे कि अब ये इंफॉर्मेशन मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। तो एक है कि कैंसर होता क्यों है। क्योंकि कैंसर होता है कि ये डीएनए में कोई म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर डेवलप होता है। नॉर्मली हमारा जो फंक्शन है, सेल बनती है, बढ़ती है, नया सेल बनाती है और फिर सेल का डेथ हो जाता है। अगर ये फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो कैंसर हो सकता है। अब ये जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है, जैसे मैंने दिखाया कि जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है, अगर उसका एक फिक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें अगर कुछ चेंज हो जाए तो हमारा जेनेटिक फंक्शन चेंज होता है। उसके वजह से कभी कैंसर के जीन एक्टिवेट हो जाते हैं और उसी से कैंसर डेवलपमेंट हो सकता है। अब हाँ, ये अलग अलग तरीके का म्यूटेशन हो सकता है। सबसे पहले हम जाते हैं कि हेरिडेटरी म्यूटेशन क्या होता है या जर्मलाइन म्यूटेशन। तो जैसे हम देखेंगे कि एक पेरेंट्स, हाँ हाँ, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन मदर और फादर दोनों साइड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है। फादर के स्पर्म्स और मदर्स के ओवम के थ्रू। अगर ये स्पर्म या ओवम में कोई म्यूटेशन हुआ है जीन में जो फैमिली में था, जैसे कि मदर या फादर को कोई ऑलरेडी कोई म्यूटेशन है और वो अगर बच्चे में जाता है तो वो हेरिडिटरी या जर्मलाइन म्यूटेशन हम उसको कहते हैं। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि ये म्यूटेशन तो बर्थ से कैरी होगा। सो ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है। और जो लगभग हेरिडिटरी कैंसर्स है वो इस प्रकार के म्यूटेशन की वजह से होते हैं। अभी इसी में मैं ज्यादा बात करूंगा कि ये जो हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं, क्या सारे कैंसर्स हेरिडिटरी होते हैं? नहीं। ओनली 5 to 10% ऑफ ऑल कैंसर्स आर हेरिडिटरी, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल आगे के स्लाइड में बताए हैं। सो जर्मलाइन म्यूटेशन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटरी कैंसर के लिए। उसके दो तीन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे एक ब्राका कैंसर होता है जिसमें फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर कॉमन कॉमन हो सकता है। ये भी एक टोटल पॉपुलेशन के 5 to 10% पेशेंट्स में होता है। इसकी ये जो हेरिडिटरी कैंसर होते हैं ये उम्र के एट अर्ली एज हम डिटेक्ट कर सकते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल है कुछ कोलोन कैंसर होते हैं जिसको हम फाप सिंड्रोम बोलते हैं, या कुछ कैंसर होते हैं ब्रेन के, ब्रेस के, या कुछ सार्कोमा जैसे हार्ट, हड्डी और मांस के कैंसर होते हैं, वो भी हेरिडेटरी हो सकते हैं। सो ये था कि व्हाट इज हेरिडेटरी और जर्म लाइन कैंसर। अभी अ, हम आगे बढ़ते हैं कि सोमेटिक क्या होता है। जर्म लाइन माने कि जो स्पर्म या एग सेल से म्यूटेशन कैरी हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। सोमेटिक माने कि जो हमारे लाइफ टाइम में होता है। क्यों? क्योंकि हम कोई पोल्यूशन से एक्सपोज हो रहे, रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे, कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, ये जाके अगर हमारे डीएनए में म्यूटेशन करता है तो वो एक्वायर्ड हो गया, उसे हम कहते हैं सोमेटिक म्यूटेशन। ये सिर्फ ट्यूमर टिश्यू में मिलेगा, ये म्यूटेशन हमें ब्लड या सलाइवा में नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हम कैंसर का निदान करते हैं, बायोप्सी करते हैं, तो वो टिश्यू को जब म्यूटेशन एनालिसिस करते हैं तो उसमें सोमेटिक म्यूटेशन हो सकता है। जैसे अभी सोमेटिक म्यूटेशन का एग्जांपल, हम सब लंग कनेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो लंग कनेक्ट में आजकल हम देखते हैं कि टारगेटेड थेरेपी बहुत सारे हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो ईजीएफआर म्यूटेशन होता है, अल्क म्यूटेशन होता है, ये सारे एक्वायर्ड म्यूटेशंस है या सोमेटिक म्यूटेशंस है। अभी ये दोनों चीजों का इम्पोर्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं। अगर हमें जर्मलाइन टेस्टिंग करना है तो वो बिकॉज इनहेरिटेड है तो हम ब्लड या सलाइवा पे कर सकते हैं। सोमेटिक एक्वायर्ड होते हैं तो उसको हमें जो बायोप्सी करते हैं उस सैंपल पे हमें करना होता है। अभी इन चीजों का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमने देखा गया कि कुछ म्यूटेशंस के लिए हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज है, जो टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल है, जो ये म्यूटेशन को देख के हेल्प कर सकता है। अभी इसमें क्या हमें कंसिडर करना है? अगर किसी को ऐसा सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है तो उनको जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत होती है। अगर हमें कोई पेशेंट में कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उनमें हेरिडिटरी म्यूटेशन आया, तो नेक्स्ट जनरेशन को हमें जेनेटिक काउंसलिंग करना जरूरी होता है, और उस हिसाब से उनको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हम बता सके। सो ये सब था जर्मलाइन हेरिडिटरी म्यूटेशन एज वेल एज सोमैटिक म्यूटेशन के बारे में। अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू टेक द क्वेश्चंस। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सुनील। मेरे बस कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं लंग कैंसर को लेके। तो जब किसी को लंग कैंसर डायग्नोज होता है तो जब आपके पास कोई आता है, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आता है, तो बोलते हैं भाई हमारे परिवार में तो किसी को नहीं था। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल मैम। हेलो। हाँ, अ, यस। अभी अभी आ रही है? अभी आ रही है, आ रही जी जी जी। एम आई ऑडिबल नाउ डॉक्टर है। सुनील? यस यस, यू आर जी ऑडिबल जी नाउ। जी यस। जी। तो डॉक्टर सुनील, जब आपके पास कोई एक पेशेंट आता है और ये बोलता है कि भाई हमारे परिवार में तो कभी भी किसी को कैंसर नहीं हुआ, और मैंने तो स्मोकिंग भी नहीं की, तो फिर मेरे को कैसे कैंसर हो गया, मेरे को कैसे म्यूटेशन हो गया कैंसर का? तो उसका क्या आंसर होता है, और कैसे हम पेशेंट को समझा सकते हैं कि उनको जो कैंसर हुआ है वो एक अक्वायर्ड कैंसर है? सो हम अभी लंग कैंसर के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम देखेंगे तो फैमिलियल लंग कैंसर ऐसा, या फिर हेरिडिटरी लंग कैंसर, ऐसे एंटिटी बहुत कम है। ये अगर कोई पेशेंट को हिस्ट्री है सिग्निफिकेंट तो उसमें हो सकता है मे बी 5% से ज्यादा। लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस है कि हमारे फैमिली हिस्ट्री नहीं है फिर भी हमें क्यों हो रहा है। दूसरा होता है एक्वायर्ड म्यूटेशन या सोमेटिक म्यूटेशन, जो एक व्यक्ति अपना जब ग्रोथ होती है थ्रू एडोलेसेंस, अडल्ट वो बनते हैं, उसके दौरान अगर कुछ एक्सपोजर है, कोई बैड रेडिएशन एक्सपोजर है, ना एयर पोल्यूशन हो गया, केमिकल एक्सपोजर हो गया, इन चीजों के वजह से कुछ सेल्स में म्यूटेशन होते हैं लंग्स के, जो एक सेल में हो जाता है, वो सेल कैंसरस हो जाती है, फिर वो ग्रो करती है, और उसके वजह से हमें एक कैंसर का ट्यूमर मिलता है। तो इसका रीजन जैसे हम देखेंगे तो वैरिड हो सकता है। कोई पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कोई रीजन बताना बहुत डिफिकल्ट है। अभी बहुत बार हम देखते हैं कि
लंग कैंसर के पेशेंट बोलते हैं मैंने तो अपने पूरा लाइफ में कभी स्मोकिंग नहीं किया, फिर भी हमें लंग कैंसर कैसे हुआ है। सो कोई हर एक व्यक्ति को बताना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, एयर पोल्यूशन हो गया, रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, ये चीजों से भी ये म्यूटेशन हो सकते हैं। और लंग कैंसर में फैमिलियल होना तो बहुत थोड़ा सा रेयर है। राइट डॉक्टर सुनील। और जैसे आजकल बहुत यंगर फीमेल्स में अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है नॉन स्मोकर्स में, तो उनको ये डर रहता है बिकॉज हम देख रहे हैं अर्ली 20s अर्ली 30s में भी फीमेल्स आर गेटिंग डायग्नोस्ड। तो क्या उनके बच्चों को, इफ बच्चे उनके अगर छोटे ही होते हैं, तो क्या उनको होने का डर रहता है बिकॉज क्योंकि मदर को इतनी जल्दी डायग्नोस हुआ है? तो ऐसे टाइम पे हमें एक चीज देखना है कि बिकॉज उनका यंग एज है, हमें पहले तो देखना चाहिए कि फैमिली हिस्ट्री है क्या कैंसर की। अगर उनका फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का सिग्निफिकेंट, जैसे माता जी के साइड में या पिताजी के साइड में, तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए टेस्ट करने के लिए, ताकि हमें पता चले। अगर वो पेशेंट में कोई म्यूटेशन पॉजिटिव आता है तो हमें उनके बच्चे को स्क्रीन करना जरूरी है। अदरवाइज ये कैंसर ट्रांसफर होने का कोई रिस्क नहीं होता है। दूसरा, जनरेशन टू जनरेशन ये लंग कैंसर जाएगा ऐसा नहीं होता है। सेकंड, कंटेजियस भी नहीं होता है कि माताओं से पिताओं को वो ट्रांसफर होगा, जैसे हम इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं, जी ये वैसे भी ट्रांसफर नहीं होता। जी। डॉक्टर सुनील, कई बार जैसे आपने बताया कि हेरिडिटरी है या फेमिलियल है, तो क्या अगर एक परिवार में किसी एक प्रकार का कैंसर है, तो सपोज एक ब्रेस्ट कैंसर है या कोलोन कैंसर है, तो क्या उस परिवार में किसी सदस्य को किसी और प्रकार का कैंसर भी हो सकता है उस म्यूटेशन के कारण? बराबर है। जैसे हम देखें कि दो तीन ऐसे सिंड्रोम्स है, या फिर हम उसको बोलेंगे कि दो तीन प्रकार के म्यूटेशन है। जैसे एक मैंने कहा कि ब्रेस्ट और ओवेरी कैंसर का म्यूटेशन, दूसरा एक होता है लिन सिंड्रोम या ली फ्राउमेनी, ऐसे कुछ प्रकार की एक सिंड्रोम का ग्रुप है, जिसमें अगर वो म्यूटेशन हो जाए तो पेशेंट का रिस्क रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेस्ट कैंसर यंग एज में होता है और उनको ब्राका म्यूटेशन है, तो उनको ओवेरियन कैंसर का रिस्क होता है, पैनक्रियास के कैंसर का रिस्क होता है, प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क होता है। सो ये डिपेंड करता है कि अगर हेरिडिटरी है तो वो किस प्रकार का म्यूटेशन है। उस हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन पता है कि अगर ये म्यूटेशन है तो इस प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। अभी ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो पेशेंट का टेस्ट करना चाहिए कि उनमें कौन सा म्यूटेशन है। मान लीजिए ब्राका पॉजिटिव आता है या कोई कोलॉन का म्यूटेशन पॉजिटिव आता है, तो वो हर म्यूटेशन के लिए हमारे पास दो स्टेप्स है। एक तो जेनेटिक काउंसलिंग, कि हमें पेशेंट को एक काउंसलिंग करना जरूरी है कि ये आप हेरिडेटरी म्यूटेशन आप में पाया गया है। और इस फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि उनका सदस्य जो है फैमिली के, जैसे उनके डॉटर रहेंगे, सन रहेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर जेनेटिक काउंसलिंग करके हमें उनके बच्चों के भी टेस्टिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो हमारे पास कुछ पर्याय है, जैसे कि ये यंग एज में हो सकते हैं तो हम बहुत क्लोजली उनको मॉनिटर रख सकते हैं। हर एक साल में हम कुछ स्क्रीनिंग मेथड्स है हमारे पास, कि हम बोल सकते हैं ये टेस्ट आप रिपीट करिए, या फिर एटलीस्ट ये पीरियड में डॉक्टर को विजिट करिए, ताकि हम ख्याल रख सके कि वो कैंसर डेवलप हो रहा है क्या। अभी दूसरी बात कि अगर कैंसर हेरिडेटरी है तो किसी को ऐसा समझ नहीं होना चाहिए कि वो 100% ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये 100% ट्रांसफर नहीं होता है। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मिनिमम रिस्क 25% हो सकता है या 50% हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो होगा ही। वो म्यूटेशन बच्चों में होना रहेगा तो हो सकता है। जी, ये तो बहुत ही जरूरी बात आपने समझाई है डॉक्टर सुनील। तो जो मेरे को अभी समझ में आया है और जो हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, कि अगर किसी को लंग कैंसर होता है, जब हम उनको मॉलिक्यूलर पैनल टेस्टिंग के लिए बोलते हैं, तो
उसका एम जो होता है ये जानने के लिए होता है कि हम उनको क्या ट्रीटमेंट दे पाए। ये नहीं कि उनके परिवार में ये म्यूटेशन है तो उनको डरना नहीं चाहिए। राइट डॉक्टर सुनील? राइट, राइट। जी जी। जब हाँ, जब हम लंग कैंसर में ये टेस्टिंग एडवाइस करते हैं तो मैंने जैसे बताया ये सोमेटिक म्यूटेशन है। ये एक एक्वायर्ड म्यूटेशन है जो एनवायरनमेंट से आया है या कोई केमिकल चेंजेस से आया है। उसके वजह से ये एक प्रकार का कैंसर डेवलप हुआ है। तो जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो ये हेरिडिटरी नहीं है, ये एक्वायर्ड जी। म्यूटेशन। तो डॉक्टर सुनील हमें ये बता रहे हैं कि हमारे जो ग्रुप में कोई भी ऐसा है जिनके बच्चे छोटे हैं और उनको लंग कैंसर है, तो उनको घबराना नहीं चाहिए कि उनके बच्चों को भी लंग कैंसर हो सकता है। बहुत जरूरी है ये बात। चलिए हम लंग कनेक्ट पे तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिल में फिर भी वहम है तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से इस बारे में जरूर बात कीजिएगा। जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बीमारी के साथ तो डील कर ही रहे हैं, साथ में अगर ये टेंशन भी है कि हमारे बच्चे को भी हो जाएगा तो वो आपका स्ट्रेस लेवल ही बढ़ाती है। तो एज ए ले पर्सन डॉक्टर सुनील, अगर सपोज कोई है जिसको अभी कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ है, तो लेकिन इतना कैंसर के बारे में आजकल न्यूज़ हो गया है, इतना डर हो गया है, तो सारे लोग यही सोचते लेते हैं कि भाई टेस्ट करा लेते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कराना चाहिए? आजकल अलग अलग लेबोरेटरीज ने अलग अलग प्रकार के टेस्ट निकाले हैं, ब्लड टेस्ट निकाले हैं, राइट, पैनल राइट। निकाले हैं। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर सुनील? मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जितना भी रिसर्च हुआ है, कोई भी ऐसा स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि वो टेस्ट करके हमें पता चले कि किसी को कैंसर होने का रिस्क है। अभी तक के ऐसा कोई टेस्ट वैलिड या अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे पास जो है वो सिर्फ कुछ स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर और जो सर्विक्स का कैंसर, इसके लिए हमारे पास एक डिफाइंड स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग के लिए मेथड्स अवेलेबल है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम मैमोग्राफी करने बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए हम आफ्टर 45 इयर्स ऑफ एज वो पैप स्मीयर करने बोलते हैं। एंड अगर किसी को कोलोन कैंसर की हिस्ट्री है तो कोलोनोस्कोपी हम करने बोलते हैं। इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है जो हम किसी को अगर शंका आता है कि ये टेस्ट करूं तो क्या मैं पता कर सकता हूँ मुझे कोई कैंसर है, ऐसा कोई भी टेस्ट अभी तक वैलिड नहीं है। इसलिए यस, मार्केट में काफी सारे टेस्ट ऐसा बोला जाता है कि अवेलेबल है, बट ऐसा अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं है। रादर उससे क्या होता है कि थोड़ा वरी और ये पेशेंट एंशियस हो जाते हैं अगर थोड़ा वैल्यू कम ज्यादा आ जाता है। नॉर्मल रेंज होता है 0 से 5 और रिपोर्ट में 6 आ जाता है तो वो वरी बढ़ाता है। तो बट ऐसा कोई अभी के लिए तो कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं। जी। एक प्रश्न है डॉक्टर सुनील जो मैं भी पूछना चाह रही थी कि एक डाला है किसी ने कि अल्क पॉजिटिव पेशेंट है और 5 महीने से लोलाटिनिब चल रहा है, क्या वो बच्चा प्लान कर सकते हैं? मैडम, आई विल सजेस्ट कि ये क्वेश्चन दे शुड डिस्कस विद देयर ट्रीटिंग जो ऑन्कोलॉजिस्ट है। दिस इज नॉट ए सोशल प्लेटफॉर्म है। आई जी थिंक इट विल बी बेटर कि आप वो क्वेश्चन आपके जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं जी। उनसे डिस्कस करें। रविंद्र जी, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपका वन ऑन वन आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ जो भी आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनके साथ बैठ के आपको डिस्कस करना चाहिए कि इसमें आप आगे क्या करना चाहिए, क्या चांसेस हैं और क्या आपके रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर सुनील, आई थिंक अभी के लिए तो आई थिंक बस मेरे पास इतने ही प्रश्न हैं। अगर आप जो यहाँ पे हमारे साथ पेशेंट्स और केयर गिवर्स जुड़े हुए हैं उनको कुछ जानना है म्यूटेशन के बारे में, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे से हम सबको बताया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज इस डिस्कशन से और आपके थ्रू हमें मैसेज मिला है कि लंग कैंसर में जेनेटिक म्यूटेशन बच्चों को आगे पास ऑन होने के चांसेस नहीं है। ये एक अक्वायर्ड और सोमैटिक म्यूटेशन होती है, जो या तो आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसके कारण हो जाती है, या फिर आजकल एयर पोल्यूशन के कारण या किसी केमिकल एक्सपोजर के कारण हो जाती है। तो ये सबको जानना बहुत जरूरी है कि आपके मन में ये डर ना रहे कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी आपसे ये कैंसर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। मैं देख रही हूँ आप सब प्रश्न डाल रहे हैं। और आप प्रश्न अपने डालते रहिए। अभी 4:25 हुए हैं और अपने पास 4:40 का टाइम है। सुची, डॉक्टर ज्वाइन कर चुके हैं टीएमएच से? नहीं तो हम ऋषिकेश को इनवाइट कर लेते हैं। मगर यस मैम, ऋषिकेश, हम ऋषिकेश को इनवाइट कर लेते हैं एंड देन ओके मैं एक बार चेक कर लेती हूँ डॉक्टर आए हैं क्या। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ऋषिकेश, आप हो बेटा यहाँ पे? यस मैम। ओके। आज हमारे साथ ऋषिकेश जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश एक यंग पर्सन है जिनको लंग कैंसर का डायग्नोसिस मिला था। कुछ साल हो गए हैं वो इस डायग्नोसिस के साथ जी रहे हैं। ऋषिकेश की जिंदगी एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। और ऋषिकेश हमें ये बताएंगे कि डायग्नोसिस से लेकर आज तक उनका सफर क्या कैसा रहा, और क्या चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम ऐसे मुश्किल डायग्नोसिस के साथ जीते हैं। ऋषिकेश बेटा, आपका वीडियो ऑन हो सकता है? यस मैम। यस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए बेटा। मैम, मराठी में बात कर सकता हूँ? हाँ जी, कीजिए, मराठी में कीजिए अगर आपको मराठी कंफर्टेबल लगता है। हम किसी को बोलेंगे उसको ट्रांसलेट करने को। ओके ओके। हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव ऋषिकेश जायले आहे आणि मी यवतमाळ महाराष्ट्रामधनं आहे. मला 2022 मध्ये ऍडिनो कार्सिनोमा डिटेक्ट झाला होता जेव्हा मी पुण्याला जॉब करायचो. तर हे ऍक्च्युली एकदम लक्षात नाही आलं, पण सुरुवातीला खोकला झाला, त्यामधनं ब्लड यायचं. तो मी तिथेच पुण्याला चेकअप केलं, पण त्यावेळेस कोरोनाचा पिरियड असल्यामुळे सगळे ते कोरोनाची टेस्टिंग आणि त्यात असं जवळपास माझा 1-1.5 महिना गेला. त्यानंतर मग मी माझ्या होमटाऊनला आलो, कारण ते कमीच नव्हतं होत. मग त्यानंतर इथे होमटाऊनला आमचे जे फॅमिली डॉक्टर आहेत त्यांना दाखवलं, तर त्यांना थोडासा डाऊट आला की हे कोरोना किंवा असं नॉर्मल इन्फेक्शन नसून दुसरं कुठलं तरी एक इन्फेक्शन आहे. म्हणून त्यांनी मग फर्दर नागपूरला पाठवलं, जिथे स्क्रीनिंग झाली, पेट स्कॅन झालं आणि त्यामध्ये लक्षात आलं की लंग कॅन्सरची जस्ट एक सुरुवात झालेली आहे. त्यानंतर माझी सर्जरी झाली राईट लंग मध्ये, लोअर लोबॅक्टोमी झाली. त्यामध्ये तो ट्युमर काढून टाकण्यात आला. त्यानंतर परत मग काही किमोसायकल्स आणि काही मेडिसिन्स असे जवळपास 1 वर्ष मी ट्रीटमेंट घेतली आणि पूर्ण इन्फेक्शन क्लिअर झालं. मग समोर माझं जवळपास 1 वर्ष इन्फेक्शन क्लिअर होतं, रिपोर्ट क्लिअर होते पूर्ण. पण नंतर अचानक असंच रेग्युलर चेकअप मध्ये एका रिपोर्टमध्ये परत इन्फेक्शन थोडंफार दिसायला लागलं, बोथ लंग्स मध्ये. म्हणून मग तेव्हापासनं इम्युनोथेरपी, त्यानंतर किमोथेरपी आणि त्यानंतर परत रेडिएशन, या सगळ्या गोष्टी झाल्या. आता लास्ट 2 वर्षापासून मला ट्रीटमेंट चालू आहे आणि आता सध्याही मी एका किमोथेरपीवर किमोथेरपीच्या सायकल्स चालू आहे. पण यामध्ये हे सगळं करत असताना जेव्हा सगळे रिपोर्ट क्लिअर झाले होते, तेव्हा असं वाटायचं की चलो, आपण काहीतरी एक गोष्ट मोठी डिफीट केली आणि काहीतरी अचीव्ह केलं. आता आपण परत आपल्या करिअरला सुरुवात करू, त्यानंतर जे आपले गोल्स आहेत ते अचीव्ह करू. पण त्या गोष्टी झाल्या नाही, कारण अगेन रिकरन्स आला. त्यामुळे मला असं वाटतं की मी त्यावेळेस ज्या चुका केल्या, म्हणजे रिकरन्स
आला तो तर यायचा असेल, पण माझ्या यातून काही चुका झाल्या, जसं मी स्वतःची काळजी कमी घेतली, डाएटवर कमी लक्ष दिलं गेलं, त्यानंतर एक्सरसाइज कडे कमी लक्ष दिलं गेलं. मी फॉर ग्रँटेड घेऊन घेतलं की हा चलो, वी हॅव डिफिटेड लंग कॅन्सर, असं मी स्वतःवर जास्त हे झालं होतं. पण त्यानंतर आता त्यामुळे लक्षात आलं की या गोष्टीला जर आपल्याला डिफीट करायचं आहे तर मेडिसिन सोबत एक्सरसाइज, त्यानंतर डाएट आणि बाकी पोल्युशन पासून वाचण्यासाठी कंटिन्युअसली मास्क वापरणं ही खूप आवश्यक गोष्ट आहे. आता त्या गोष्टीमुळे माझे जे आता कंटिन्युअसली मी एका गोष्टीत नाराज आहे, ती म्हणजे अशी की मी करिअरवर काहीच फोकस करू शकत नाही. जसं माझं रेस्टॉरंट आहे, मी रेस्टॉरंट चालवलं तिकडे, जेव्हा इकडे होम टाऊनला शिफ्ट झालो तेव्हा. पण आता लास्ट 2 वर्षापासून ट्रीटमेंट चालू आहे. त्या ट्रीटमेंटमुळे माझं कन्सिस्टन्सी जी असते, एक जॉबमध्ये म्हणा किंवा आपण बिझनेस हँडल करतो त्यामध्ये म्हणा, ती कन्सिस्टन्सीच राहिली नाही. जेव्हा पण किमोसायकल होते त्यानंतर मला 8 ते 10 दिवस आराम करावा लागतो. मग परत मी 15-20 दिवस हॉटेलमध्ये जाऊ शकतो आणि परत किमोसायकल येते. तर हे सगळं करत असताना कन्सिस्टन्सी राहिली नाही, त्यामुळे बिझनेसकडे कमी लक्ष दिलं जाते. त्यामुळे जी ग्रोथ व्हायला पाहिजे, जी ग्रोथ आपल्याला एक्सपेक्ट असते या एज मध्ये, की आपण हे करू, आपण ते अचीव करू, जसं आपले फ्रेंड्स करत असतात, त्या गोष्टी अचीव होत नाहीत. या गोष्टीला वेळ लागतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण जर या गोष्टीला डिफीट करू शकत आहे, जर आपल्याला तेवढं आपल्या बॉडीमध्ये तेवढी ताकद दिली आहे, तर आपण त्या गोष्टी म्हणजे त्या गोष्टीला अदर दॅन मेडिसिन ज्या गोष्टी हेल्प करतील, जसं की डाएट, एक्सरसाइज, या गोष्टीकडे पण तेवढंच लक्ष दिलं पाहिजे, जे की मी आता देतोय. थैंक यू ऋषिकेश, आपने पूरा अपनी जर्नी के बारे में बताया। जो यहाँ पे मराठी हैं लोग हैं वो तो समझे होंगे। जो नॉन मराठी अपने साथ पेशेंट्स और केयर गिवर्स जुड़े हैं, उनके लिए सुची आपको बताएगी कि ऋषिकेश ने क्या बोला है। यस, थैंक यू सो मच। सो ऋषिकेश और मैं ये स्टोरी मतलब मैं मराठी में ऋषिकेश के बारे में सुन के बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है और हम दोनों फ्रेंड्स हमने सोचा था कि जब पेशेंट एडवोकेसी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, तब हमने सोचा था कि हम अपनी स्टोरीज लोगों के साथ शेयर करके जितना भी हेल्प हमसे हो पाए लोगों को बताने में, वो हेल्प हम करना चाहेंगे। तो ऋषिकेश ने जैसा बताया, उसको कुछ साल पहले एडेनोकार्सिनोमा की डायग्नोसिस हुई थी। ऋषिकेश नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर में अपना ट्रीटमेंट ले रहा है। उसको राइट लंग्स में कैंसर डायग्नोस हुआ था और उसके बाद उसे 1 ईयर ऑलमोस्ट वो कैंसर फ्री था, सर्वाइवर था। मगर फिर से उसको 1 ईयर बाद दोबारा रिकरेंस हुआ एंड तब से उसको आज तक ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ चालू ही है, मतलब कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट उसको लेना ही पड़ता है। एंड कई मेडिसिन का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि इस वजह से वो टैबलेट के फॉर्म में उसको नहीं ले पाता है। उसको कब हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, हर हफ्ते, हर 21 डेज ऐसे उसके ट्रीटमेंट शुरू रहते हैं। तो वो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेकर आता है एंड देन अपना लाइफ जैसे आगे बढ़ता है, उसका लाइफ वैसे ही आगे बढ़ रहा है आज तक। एंड वो बहुत नाराज है यही बात सोच के कि इतना यंग उम्र में जब उसको डायग्नोसिस हुआ, ये काफी अनफेयर था उसको लगा, क्योंकि ये हमारा टाइम ऐसा है कि हम अपना करियर बना सकते हैं, मगर ये कैंसर डायग्नोसिस की वजह से हमारी लाइफ काफी हैपेजर्ड हो गई है। एंड उसने अपना ये करियर थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए एक रेस्टोरेंट खोला है। उसने खुद का एक रेस्टोरेंट खोला है, बट फिर भी वहां पर भी वो ज्यादा टाइम ट्रीटमेंट के वजह से दे नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसको काफी दिक्कतें आ रही है। मगर ही इज पॉजिटिव कि हम ये ट्रीटमेंट आगे तक ले सकते हैं एंड हम अच्छे हो सकते हैं। एंड वो चाहता है कि सभी लोग अपना रोज
रोज का जो भी काम हम करते रहते हैं वो ना छोड़े, वो करते रहे दवाइयों के साथ, ताकि ताकि कैंसर हमें पूरा पकड़ ना ले और हम कैंसर पे विजयी हो सके। तो यही बताया ऋषिकेश ने। थैंक यू सची ट्रांसलेट करने के लिए। और ऋषिकेश की तरह हमारे साथ और भी बहुत यंग बच्चे हैं जिनको आजकल अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है, और सबके मन में यही भावना रहती है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, हमने तो कोई गलत आदत भी नहीं थी हमने, और फिर भी हमें हो गया। अम, इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस रेज कर पाए कि आजकल नॉन स्मोकर्स को, नॉन टोबैको यूजर्स को भी क्यों कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर। इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही है। पर हम ये भी समझते हैं कि जितने यंग लोगों को ये कैंसर होता है और लेट स्टेज में होता है, उनको अपना एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। उनके मन में बहुत प्रश्न होते हैं, भगवान से भी होते हैं, दुनिया से भी होते हैं कि उन्हें क्यों हुआ। शायद लंग कनेक्ट के जरिए जब ये आपकी आवाज बाकी लोगों तक पहुंचेगी, तो हम गवर्नमेंट तक ये अपना क्यों हुआ वाला प्रश्न पहुंचा सकते हैं। और आपके लिए तो हम आ, कुछ खास कर नहीं पाए। हो सकता है आपकी आवाज के जरिए हम पॉलिसी में बदलाव ला सकें, खासकर भारत जैसे शहर में जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे सांस भी लेना एक इंसान की एक बर्थ राइट होता है, साफ सुथरी हवा को में सांस लेना, वो भी हमें नसीब नहीं हो रहा है। और हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, यंग बच्चों के जरिए, ऋषिकेश, रवि, सुचि के जरिए हम गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहते हैं, और ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो ये एयर पोल्यूशन है, ये जो गंदगी है जो हवा की, इसको कम करने के लिए एक में पॉलिसी लेवल डिसीजंस बने, ताकि जितने भी यंग बच्चे आगे हैं उनकी जिंदगी में ऐसी तकलीफ ना आए। ऋषिकेश, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जितने भी लोग, लोगों ने आपको सुना है, वो आपकी तकलीफ को महसूस करते हैं। वो ये भी महसूस करते हैं कि कितना सफरिंग है आप पे। और काश हम इसको बदल सकते, परंतु आपने यहाँ आके सबके साथ जो शेयर किया है वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि रोज के जो स्ट्रगल हैं वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पर आपने एक बहुत जरूरी बात हम सबको बताई कि कैंसर अगर हो भी गया है तो अपनी जिंदगी जीना ना छोड़े। जो भी है आज हमारे पास, आज का ही दिन है, कल तो किसी ने नहीं देखा, जरूरी नहीं है किसी को कैंसर हो। तो हम पूरा लंग कनेक्ट आपको आशीर्वाद देता है, आपको गुड विशेस देता है कि आप इसी तरह अपनी आवाज आगे तक पहुंचाते रहें, आपका ट्रीटमेंट अच्छा चलता रहे, और जो आपने रेस्टोरेंट खोला है उसमें बहुत लोग खाने आए, और हम सबको थैंक भी यू, थैंक मौका यू। मिले, हम सबको भी मौका मिले कि हम जब आते हैं नागपुर तो हम आपके रेस्टोरेंट में आके सब मिलके, लंग कनेक्ट की टीम एक अच्छा सा मील करे। कभी मौका मिलेगा तो जरूर इसको रियलिटी बनाएंगे। बिल्कुल आप में बिल्कुल। से कोई और कुछ बोलना चाहते हैं ऋषिकेश, आप कोई और मैसेज देना चाहते हैं? मैम, मैसेज तो यही है कि मैंने जो गलतियां की रिपोर्ट क्लीन होने के बाद में, खुद की एक्सरसाइज कम की और डाइट पे फोकस कम करा, वो नहीं होना चाहिए। और मास्क का यूज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यही एक गलती मेरे इसमें हुई, जिससे उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि फिर से रिकरेंस आया, जो तो जी आना ही था। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अपन अपने हाथ में जो है अदर देन मेडिसिन वो अपन कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें। जी डाइट पे फोकस जी और दूसरा एक्सरसाइज। जी
जी ऋषिकेश हाँ, आई थिंक गलती तो आपकी सोच है, पर गलती वरना तो कुछ भी नहीं हाँ जी हुई। बोलो बोलो। हाँ जी, मैं मेरे को पता अरुण है सर, डॉक्टर अरुण सर अरुण। ने जी जी। जी, आई एम अवेयर डॉक्टर अरुण हैज ज्वाइन। मैं बस एक मिनट ये थोड़ा सा खत्म करके फिर लेती हूँ प्रश्न। गलती तो कोई भी नहीं होती, आपकी भी कोई गलती नहीं है। पर हाँ जी, ये बहुत जरूरी बात बोली है ऋषिकेश ने कि एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। वो बीमारी होने के लिए नहीं है, अपने आप को स्वस्थ रखना हम सबका एक आई थिंक हम सबको अपने शरीर के लिए करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई बीमारी हमें डायग्नोज होती है तो हम उसको बेहतर ढंग ढंग से अगर हमारी शारीरिक अवस्था अच्छी है तो हम उसको अच्छे से उसके साथ बेटर ढंग से डील कर सकते हैं। ऋषिकेश, ऑल द बेस्ट टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, और थैंक यू। हमारे साथ अब डॉक्टर अरुण लाल जुड़े हैं। यस, गुड इवनिंग डॉक्टर अरुण। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्लीज बोलिए। मेरा जी पहला प्रश्न है कि पेशेंट में बार बार बोलती हूँ प्लीज अपना नाम लिखिए, आप लोग नाम ही नहीं लिखते। एनीवेज मैं पूछ रही हूँ। उन्होंने लिखा है फॉर टारगेटेड थेरेपी is there a need to get a 16 gene panel testing done or EGFR ROS and ALK is enough? बेटर टू डू द मेजोरिटी ऑफ द कैंसर्स में जो हम म्यूटेशन जो देख रहा है, ये जो EGFR आल क्रॉस होंगे, बट वी हैव टू सी ऑलमोस्ट 9 टारगेटेबल लेशंस के है, तो हम पूरा कर रहे, तो दैट विल बी बेटर कंपेयर टू द EGFR ALK row. So जी we will know, come to know whether some other mutations are there, और कोई mutations है वो टारगेटेबल कर सकते हैं, पर जी मेजोरिटी ऑफ द म्यूटेशंस आल्को ये EGFR आल्को रोस में आएंगे। सो इफ यूजुअली हम अगर NGS आने में थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 हफ्ते तक लग सकता है, तो हम इनिशियली EGFR आल्क्रोस करते हैं ताकि वो जल्दी मिल पाएंगे, और अगर कुछ म्यूटेशंस है तो हम दवाएं शुरू कर सकते हैं। जी तो इफ मैं पॉसिबल बेटर टू डू द कंप्लीट जीन पैनल। कंप्लीट मैं यही पूछने वाली थी कि कई बार अगर पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिक होता है यस तो यस। हम EGFR रॉस ALK पहले कर लेते हैं और NGS का फिर बाद में वेट करते हैं। करेक्ट पर करेक्ट करेक्ट। जैसे डॉक्टर अरुण ने बताया, पूरा पैनल टेस्टिंग होना जरूरी है ताकि करेक्ट म्यूटेशन पता चल जाए और आपको करेक्ट टारगेटेड थेरेपी ड्रग मिल पाए। अगला प्रश्न है, पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रहा है, क्या वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं जैसे शिमोगा में मिलती है? मेरे ओपिनियन ये है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में जो कंटेंट है, जो हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा कंटेंट है, तो उनके जो कंटेंट और हमारे जो दवाई से कुछ इंटरेक्शन हो रहा है जो हमें पता नहीं है, उनके कारण से कुछ दवाई में मेटाबॉलिज्म में कुछ अलग होता है, या कोई उनके लेवल में कम हो जाएगा। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि दोनों साथ में नहीं ले जाए, ताकि वी डोंट नो द इंटरेक्शंस इंटरेक्शंस पता नहीं होगा, उनसे कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाएगा, उसका जो पूरा प्रोफाइल हमें पता नहीं है, तो हम उसके बारे में मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि नहीं लेना है, वैसे नहीं बता पाएंगे, पर इनके इंटरेक्शंस हमें पता नहीं है, तो हम प्रेफरेबली दोनों एक साथ लेने के लिए मना करेंगे। जी बहुत जरूरी बात डॉक्टर अरुण ने बताई है। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट को जरूर बताएं, छुपाए मत। उससे परेशानी आपको होती है करेक्ट। और आपके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ पे कोई चीज इंटरैक्ट कर जाती है और उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो आप जरूर अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट को बताएं। अगला प्रश्न है, is there any test for the family that can help detect lung cancer? यस, इन मेजोरिटी ऑफ द जो ज्यादा जो लंग कैंसर होता है उसमें जेनेटिकली जो कैंसर होते हैं बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, तो ऐसे टेस्ट नहीं है कि हम देख पाएंगे कि लंग कैंसर होने वाला है नहीं वाले देखेंगे, पर जरूर ऐसा है कि कोई पेशेंट्स को अगर कोई म्यूटेशंस है, तो वो अगर कोई नॉन कैंसर सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें
कोई म्यूटेशंस होता है उनके कारण से कोई कैंसर्स होता है, ताकि ली फ्रोमेनी सिंड्रोम में ऐसा कोई सिंड्रोम एसोसिएटेड है या परिवार में किसी को कैंसर है, तो हम उनके सिबलिंग्स नहीं तो उनके जो बच्चे लोगों को हम एक बार स्क्रीनिंग के लिए कर सकते हैं, उनके जो जेनेटिक टेस्ट करके देख सकते हैं। अदरवाइज कोई भी एक पेशेंट को ऐसे पहले से एक टेस्ट करके ऐसे नहीं देख पाएंगे कि उनको भविष्य में लंग कैंसर आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लंग कैंसर ऐसे जेनेटिक इनहेरिट नहीं होता है। जी। तो अगला यूजुअली क्या प्रश्न। करना होता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द लंग कैंसर में कभी कभी कोई एनवायरमेंटल कॉमन फैक्टर्स होता है, ताकि स्मोकिंग हो, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, ताकि वो चीजें हमें देख के अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो उनके जो आने के रिस्क फैक्टर्स कम कर सकते हैं। जी। डॉक्टर अरुण, इसी से जुड़ा हुआ आपने बहुत अच्छी बात बताई। अगर एक फैमिली है जहाँ पे स्मोकर्स हैं, कुछ फैमिली हम्म। मेंबर्स, तो उसी फैमिली में जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं, यस, तो क्या उनको भी टेस्टिंग करना चाहिए? करेक्ट। तो ऐसे उनके टेस्टिंग करना जरूर नहीं है, पर अगर मान लो कि कोई स्मोकर है, लंबे टाइम के लिए स्मोकर है, और उनके घर में भी स्मोकिंग कर रहे थे, और उनके जो रिलेटिव्स है वो भी पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, सो इफ देयर इज एनी सिम्टम्स ऑफ 55 ईयर्स के ऊपर जो एज लोग है, तो उनके स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जी। ओके। ये सब आप याद रखिएगा। अगर आपके परिवार में स्मोकिंग है, किसी कोई स्मोकर है और काफी सालों से स्मोकिंग कर रहा है, तो आप अपना प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग, या जैसे डॉक्टर अरुण ने बोला, अगर आपके आपके दिल में डर है, तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाके करेक्ट, आगे स्क्रीनिंग करा सकते करेक्ट, हैं। अ, कर सकते एक हैं। प्रश्न आया है पीवी नारायण जी का, 11F2025 4375। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है कि मेरे परिवार में कैंसर का कोई हिस्ट्री नहीं है, फिर भी मेरे को नॉन स्मॉल सेल ओके। डिटेक्ट हुआ है। मेरे बच्ची के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैंने पहले वैसे बोला कि जो लंग कैंसर है उसमें मेजोरिटी ऑफ केसेस ऐसे जेनेटिकली ट्रांसमिट नहीं होता है। सो मेनली जो भी अगर कोई रिस्क फैक्टर्स है, ताकि कोई स्मोकिंग हो, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हो, पोल्यूटेड मतलब ऐसे डस्ट ऐसे एनवायरमेंट कुछ हो, तो ऐसे जो सिचुएशंस प्रिवेंट करने के लिए कोशिश प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज देर आर नो अदर टेस्ट, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, और या कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं है कि हम ये कैंसर आने के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। बट जरूर ये जो रिस्क फैक्टर्स प्रिवेंट करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। जी जी। और अगला प्रश्न है कि कैंसर ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? ये तो हम हर फोरम, हर बार ये डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर अरुण, कुछ यस, पॉइंट्स अगर आप तो शेयर करेंगे। यस यस, जी। अभी वैसे मैं जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर जैसे बोला कि रिस्क फैक्टर्स जो है, पहले हम लंग कैंसर की बात करेंगे, अगर स्मोकिंग है, सम डस्ट एलर्जी, एस्बेस्टोस, सम ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, कुछ डाई इंडस्ट्रीज, ऐसे जो अगर एक्सपोजर है तो वो कम कर लीजिएगा। अगर स्मोकिंग है, स्मोकिंग हिस्ट्री है, तो आपके परिवार में कोई है, तो आपको पैसिव स्मोकिंग का हो, और आप खुद कर रहे हो, तो वो प्रिवेंट कर सकते हैं। देन यूजुअली कैंसर नहीं आने के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज करें रेगुलरली, डाइट में हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज्यादा ले लीजिएगा, तो ये सब चीजें, पानी ज्यादा पी लीजिए, हाइड्रेट रखिए। दीज आर ऑल द थिंग्स कि हम कैंसर प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं। और साथ में डॉक्टर अरुण ने बताया, और मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि कैंसर हो जाएगा इस डर से जिंदगी जीना मत छोड़ करेक्ट, दीजिएगा। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल एक पैरानोया भी हो गया है कि हर चीज से डर लगने लग पड़ा है। तो अपने डॉक्टर्स के साथ रेगुलर चेकअप रखिए। कोई सिम्टम जो 15 दिन से ज्यादा परसिस्ट करता है, उसको करेक्ट। चेक कराएं। और जिंदगी को जीना सीखिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार जीने के लिए मिलती है। अगला प्रश्न है, शिर्के जी हैं, ये हमारे बहुत पुराने पेशेंट हैं डॉक्टर अरुण, केस नंबर 19105। वो पूछ रहे हैं, कैन स्नफ बी द कॉज ऑफ लंग कैंसर? कैन स्नफ, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स। शिर्के जी, नो, स्नफ क्या मतलब, क्या होता है? हाँ आप थोड़ा। मतलब शायद कुछ ये स्नफ यूज करते हैं, ओके। सम पाउडर्स यूज करते हैं, मतलब ओके। यूजुअली नॉट, बट अगर कुछ ऐसे
नॉर्मल स्नफ से ऐसे लंग कैंसर होने की चांस नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि वी शुड अवॉइड स्नफिंग, कि ओके ऐसे जो पाउडर यूज कर रहे हैं वो अवॉइड कर लीजिएगा। बट उससे लंग कैंसर के जो रिलेशन ऐसे उतना प्रूवन नहीं है। जी। अगला प्रश्न जो पूछा है वो डाइट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। करेक्ट। श्री हर्षा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई पूरी वहाँ पे वीडियोस हैं। प्लीज आप उनको उधर जाके उस वीडियो को देखिएगा। आपको पूरा पता चल जाएगा कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए आप किस प्रकार की डाइट फॉलो कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न है डॉक्टर अरुण आज का। 18F2023 004949 प्रदीप भगत। करंट ट्रीटमेंट है प्रेमिट्रेक्सेट एंड लोरला 50 ओके। mg ऑल्टरनेट डे। ओके। इफ डिजीज प्रोग्रेशन, ओके। एल्क पॉजिटिव पेशेंट के लिए क्या ब्रिगाटिनिब बेटर है सर? अभी लौलाटनिब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अभी आपके कितने साइकिल्स हो गए? ये उन्होंने प्रदीप भगत जी, अगर आप टेक्स्ट चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कितने साइकिल हो गए हैं तो डॉक्टर अरुण आपको बता देंगे। 5 साइकिल हो चुके हैं डॉक्टर अरुण। डॉक्टर अरुण, आर यू देयर? यस। हाँ जी, बोल रहे हैं हेलो। 5 साइकिल, 5 साइकिल हो चुके हैं डॉक्टर अरुण। ओके। हाँ, सो इफ लौलाटनिब से अगर डिसीज हेलो। जी जी, यू आर ऑडिबल, हम सुन सकते हैं आपको डॉक्टर अरुण। हाँ, सो इफ लौलाटनिब यूज करें एंड इफ प्रोग्रेशन हो रहा है, तो हम बायोप्सी करके देखेंगे वापस की कोई म्यूटेशंस, 1 सेकेंड, कोई म्यूटेशंस नया कुछ है, या लौलाटनिब में प्रोग्रेशन हो रहा है। इफ यस, वी कैन ट्राई। ओके, अगर प्रोग्रेशन हो रहा है तो ब्रिगाटिनिब ट्राई कर सकते हैं। एक प्रश्न और है, साधना कुमारी जी कह रहे हैं कि जून 2024 से एलेक्टिनिब चल रहा है, जून 2026 तक चलना है, परंतु डॉक्टर का कहना है कि दवा अपडेट होने के कारण इसके बाद भी दवा लेना पड़ेगा। आर्थिक समस्या के कारण दवा लेने में असमर्थ हो, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। साधना जी, ये प्रश्न डॉक्टर अरुण के बजाय जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं वो आपको ज्यादा गाइड कर पाएंगे कि क्या क्या हमारी मेडिकल स्कीम्स हैं और क्या किस तरह आप अपने लिए डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम से पैसे आप अरेंज कर सकते हैं। तो अपना जो अगर आप टीएमएच की पेशेंट हैं तो आप सोशल वर्कर्स हमारे 304 कमरे में बैठे होते हैं, उनसे बात कीजिएगा, वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। इसमें अगर आप टीएमएच के पेशेंट नहीं हैं तो जिस अस्पताल में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पे आप अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ ये अपनी समस्या उन्हें बताएं। वो मैं होप करती हूँ कि आपको गाइड कर पाएंगे इस बारे में। थैंक यू डॉक्टर अरुण, मेरे को पता है कि थैंक यू। कितना बिजी ओपीडी है, आप टाइम निकाल के आए, सॉरी बहुत फॉर बहुत बीइंग शुक्रिया। लेट। आज नो, थोड़ा नॉट बिजी एट था, ऑल। इसीलिए मैं लेट हो गया। जी सॉरी कोई फॉर बात नहीं बीइंग। डॉक्टर, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल डॉक्टर अरुण, आप हम जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है 304 से समय निकालने के लिए, बट बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच। आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप जरा पूछ लीजिए, वो हमें कनेक्ट करेंगे। हमारे आंसर्स हम सोशल वर्कर के थ्रू या रतन के थ्रू से हम आपको मिलने के मतलब देने के लिए कोशिश करते जी जी पक्का जी। हैं। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। सो मच। आई विल लीव। जी जी, एब्सोल्युटली। दूसरा, मैं बहुत बार मैंने बहुत बार इन इन प्रश्नों में जो आपने लिखा है उसमें बार बार ये लोगों ने पूछा है कि जेनेटिक म्यूटेशन है हमारे बच्चों का होने का, क्या चांस है, क्या टेस्ट कराना चाहिए। आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं सिर्फ 2 बातें बहुत जरूरी जो आपके आज डॉक्टर सुनील चौपाड़े ने हमें बताई है वो दोहराना चाहती हूँ। पहली तो ये, देखिए, लंग कैंसर परिवार में नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको है तो आपके बच्चे अगर हैं तो उनको भी होगा। दूसरा, लंग कैंसर अक्वायर्ड या सोमैटिक है, मतलब वो क्योंकि
किसी ने अगर स्मोकिंग की है, किसी ने अगर तंबाकू चबाया है, उसके कारण आपके जो सेल हैं उनमें म्यूटेशन आ जाता है, जो लंग कैंसर बन जाता है। तो घबराए नहीं। मैं ये जानती हूँ कि एक माँ बाप के मन में सबसे बड़ा डर ये रहता है, चलिए हमें तो हो गया, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, इनकी आने वाली जिंदगी में कोई इनको परेशानी ना हो। तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ आज की सेशन के जरिए कि अगर आपको कोई भी म्यूटेशन जो लंग कैंसर में है, या आपके परिवार में लंग कैंसर नहीं था, फिर भी अगर आपको हुआ है, तो प्लीज ये जानिए कि आपके बच्चों को होने के चांसेस बहुत कम हैं। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आगे नहीं होगा। उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, उनको क्या चीजों का एक्सपोजर होता है। तो इसीलिए जरूरी है अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से इस डर के बारे में बात करें। हमसे लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन में हमसे जो भी आपके प्रश्न हैं, हमारा फेसबुक पे ओपन कम्युनिटी है, आप वहां पे अपने प्रश्न डालिए, ताकि जो आपके डर हैं, जो आपके वहम हैं, वो हम इकट्ठे मिलके उनका उत्तर आपको दे पाए। तो ये डर अपने मन से निकाल दीजिए कि आपको नॉन स्मॉल सेल हुआ है या स्मॉल सेल हुआ है, तो आपके बच्चों को भी हो जाएगा। बस आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। अंबर कुछ कहना चाहते हैं, सुचि? जी अंबर। हाँ हाँ। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैफिक में हूँ तो शायद डिस्टरबेंस होगा, लेकिन बात के जो दो सवाल थे वंदना जी, उसके हालांकि आपने बोला, हमें ऑडिबल सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो दो दो चीजें मुझे बोलनी थी। एक कि आपने बोला भी वो कि हमारे पास फेसबुक पे कम्युनिटी है, जो लॉक्ड कम्युनिटी है, जिसमें सिर्फ पेशेंट्स और केयरगिवर्स ही हैं। अगर आप ओपनली नहीं लिख सकते हैं कहीं पर सोशल मीडिया पे, तो अपने सवालों को उस कम्युनिटी में लिखें, क्योंकि वो कम्युनिटी हमने इसीलिए बनाई है कि हम वहां पर अपने सवालों को लिख सकें, क्योंकि वो सबसे इजी वे है आपके सवालों के हमारे तक आने में, और सबसे बेस्ट वे है आप जवाब मिलने में। तो एक तो आप सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जरूर लिखें, मतलब वो फेसबुक कम्युनिटी पे। दूसरा, आप लर्न कहने का जो यूट्यूब चैनल है, उस पे आप अपना कीवर्ड डाल के, जैसे आपने सोशल वर्कर लिखा या फाइनेंशियल गाइडेंस लिखा, तो वहां पे आपको वीडियो मिलेगा। वो वीडियो बनाया ही हमने इसीलिए है कि सारी जानकारी एक जगह पर हो। तो आप वैसे भी इन जनरल, आप अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी आप लर्न कनेक्ट के चैनल पे जाके वहां पर वीडियोस देखें, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना कोई खराब बात तो है नहीं। और तीसरी और आखिरी बात कि जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है, रिलेवेंट लगता है, आपको उससे मदद मिली है, उसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए उस वीडियो को, सो दैट दूसरे लोगों को भी न सिर्फ उस वीडियो के बारे में जानकारी हो, बल्कि तमाम और वीडियोस जो वहाँ पे चैनल पे हैं, उनको भी वो देख सके। तो यही कहना था वंदना जी मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू अंबर, थैंक यू वेरी मच। दूसरा, अंबर ने तो बहुत जरूरी बातें बताई हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज का जो सेशन है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। कई बार क्या होता है, जब डॉक्टर बोल रहे होते हैं तो बातें कई इतनी समझ में नहीं आती। आप बाद में अपना टाइम निकाल के फिर से सुन सकते हैं। और अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आती, तो प्लीज आप हमारी टीम में से किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं। हम सब आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म मैम करेंगे। फोटो के लिए बोलिए ना प्लीज। हाँ, प्लीज सुचि हम सबका फोटो खींचने के लिए बहुत वो रहती है, एक्साइटेड रहती है और तैयार रहती है। तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि हम एक फोटो खींच पाए। और साथ में जब तक हम अपना वीडियो ऑन करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं, गिन के मेरे को नजर आ रहे हैं, प्लीज और कीजिए ना। इतने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं हमारे पास? 30 लोग हैं, और गिन के 5 वीडियो ऑन है। तो प्लीज अपने वीडियो थोड़े ऑन कर दीजिए, और अच्छा लगेगा। और दूसरा, मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरे को ऐसे लगता है मैं काली काली खिड़कियों से बात किए जा रही हूँ, दिखते नहीं है आप लोग। रविंदर जी, आपने बहुत प्रश्न पूछे थे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे आपके
डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, सब पे वीडियो है। तो आप ओके वहां पे जाके आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो जी थैंक यू मैम। जी। और अगर आप में से कोई अपनी कहानी शेयर करना चाहता है ऋषिकेश ने जैसे आज की, तो प्लीज आप सुचिस्मिता को रीच आउट करें। और हम अगले महीने फिर जैसे हर महीने मिलते हैं तो आपको मौका देंगे। हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है आपकी कहानी सुनना। तो जरूर आगे आइए। हो गया सुचि? ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए। और आज मीटिंग क्लोज करने से पहले एक रिमाइंडर और मैं देना चाहती हूँ कि हर महीने हम लोग 3 या 4 सपोर्ट ग्रुप मीटिंग करते हैं। अगर कोई आपका प्रश्न आज रह गया है तो अभी हमारी 3 सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स और होनी है, तो आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और जिस तरह आज ऋषिकेश ने मराठी में बोला है, अगर आप बंगाली या बिहारी में भी बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए। हम आपकी कहानी सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।